नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि ज्योतिष एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 19। तो दिस इज व्हाट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज व्हाट सेक्शन 19 बीएनएस और यू कैन से सेक्शन 81 आईपीसी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और जब मैं ये ऐसे कहता हूँ तो भाई मैं कोई जुमलेबाजी नहीं करता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप अपने बेरेट पे वो लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होगे, एग्जाम ओवरहेड होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये सेक्शन सर ने प्रीलिम्स के लिए बताया हुआ है, यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। और वेन एवर आई से कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इट मीन्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया इस सेक्शन को रट लेना शब्दशः। जैसे आप लोगों ने गायत्री मंत्र रट रखा है, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा भी रट रखी होगी, पूरी रट रखी होगी ना, सारे दोहे। और उसमें से ऐसा नहीं कहा होगा आपने कि एक दोहा ऊपर कर दें क्या, क्योंकि हनुमान जी का सोटा इतना तेज पड़ेगा, फिर वहाँ पे घबराहट होती है। उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्या, अपने शब्दों में कर दें क्या, कोई लॉजिक नहीं होगा। एग्जैक्टली पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके सुनाएंगे, हाँ है ना। देखिए मैं भी मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ मैं। तो जब हम एक अच्छी खासी लेंदी एक पार्ट को याद कर सकते हैं जिसका बेनिफिट होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हमारा केवल बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जिसका मैं कह रहा हूं, जिन सेक्शंस को रटने का 100% बेनिफिट इसी जन्म में, इसी एक साल के अंदर मिल जाएगा आपको, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके क्वेश्चन ऐसे क्यों आते हैं कि सर ऐसे कर लें वैसे कर लें। जैसे ये 30 सेक्शंस का पूरा ग्रुप है जनरल एक्सेप्शंस का, सेक्शन 14 से शुरू होता है, 14 से 44, और आईपीसी में 76 से 106 कह सकते हैं। ये 30 सेक्शंस हैं ये। तो 30 चौपाई समझ लीजिए आप हनुमान चालीसा की। इनको रटने में आप 50 बार मन मारेंगे कैसे करेंगे, जबकि इनके बेनिफिट साक्षात आपको दिखेंगे खुद ही। हाँ, प्रभाव दिख रहा है। हाँ, हनुमान चालीसा का हो सकता है प्रभाव आपको बहुत बाद में जाकर कभी प्राप्त हो जाए, कोई दुर्घटना घटते घटते बच जाए, कोई बेनिफिट्स मिल जाए, है ना। लेकिन यहाँ तो साक्षात गारंटेड है, इससे आपका कैरियर बनेगा। और ये भी ऐसा मान लीजिए कि जितना आप लोगों ने हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े होंगे, गायत्री मंत्र के पाठ पढ़े होंगे, भगवान आपसे प्रसन्न हुए, भगवान जी ने आपको मुझसे मिलवाया और मेरे मुंह से ये कहलवाया कि इनको कहो कि सेक्शन रटे, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि 101% वर्बेटम रट लेंगे एक बार आप, तो आपका कल्याण इसमें होना ही होना है। समझ रहे हैं आप लोग? बस तो इसको मत भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ, जहाँ मैं कह दूँ मेंस उसको कर लीजिए। और मैं अब कोशिश क्या करूँगा कि अब डेली आपसे रैंडमली कुछ भी यहाँ लिखवाऊँगा, तो आप डेली प्रैक्टिस करके आइए कि सर कहीं से भी कुछ भी लिखवा के देख सकते हैं। विद इन 2-3 मिनट्स आपको यहाँ पे लिख के दिखाना होगा कुछ भी, तो कल से रट के आना, प्रैक्टिस करके आना आप लोग। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन 81 आईपीसी की। क्या है, पढ़िए क्या है, देखिए। दिस इज वॉट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसे कहते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। सो यहाँ पे समझिए, जो सेक्शन 81 है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी टेक्निकल, हाईली टेक्निकल। और अगेन यू कैन नॉट इग्नोर इवन ए सिंगल वर्ड हेयर। यहाँ पर आप केवल एक भी शब्द को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत टेक्निकल है और हर फ्रेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। पढ़ते हैं क्या है, देखिए। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ पहले ये कौन सी पोजीशन को डील करता है। पहले हम लोग इसको सरल भाषा में समझते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आपके सामने चॉइस है, आपके सामने चॉइस है। जैसे अनीश बाबू एक ऐसे धर्म संकट में पड़ गए हैं, ये एक युवती से के साथ प्रेम में हैं और विवाह करना चाहते हैं, और इनके माता पिता उसके सख्त खिलाफ हैं। उधर लड़की धमका रही है कि तुमने मुझसे शादी नहीं करी
तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। इधर माता पिता कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारी मर्जी से शादी नहीं की तो हम अपने को नुकसान पहुँचा लेंगे। अब यहाँ पर जो ये जो भाई साहब हैं, इनके सामने अब एक चॉइस इनको करनी पड़ेगी आउट ऑफ टू। दोनों तरफ ही कहीं, ये दोनों नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहेंगे कि वो लड़की खुद को नुकसान पहुंचाए कुछ, ये कभी नहीं चाहेंगे माता पिता का भी दिल टूटे, वो अपने को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ही इज सिचुएटेड इन सच ए पोजिशन दैट ही विल हैव टू टेक वन डिसीजन ईदर वे। दोनों तरफ ही नुकसान है। तो अब ये जो सेक्शन है ये ऐसी ही सिचुएशंस को डील करता है। तो ये तो मैंने ह्यूमन लाइफ की बताया ताकि आप वो सिचुएशन को समझ पाए। कॉन्सेप्ट सिचुएशन में व्हेन समवन इज सिचुएटेड इन ए पोजीशन दैट ही विल हैव टू डिसाइड ईदर वे, ही विल हैव टू चूज वन ऑफ द टू इविल्स, दो बुराइयों में से उसको एक चुनना होगा, यानी कि नेसेसिटी बन चुकी है उसकी वो। ही डिड नॉट इंटेंड, वो नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, लेकिन फिर भी उसका एक नुकसान उसको जानबूझ करके करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? विद द नॉलेज करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस को डील करता है सेक्शन 81 आईपीसी, और यू कैन से सेक्शन 19 BNS। प्लीज रीड इट विद मी नाउ। बल्कि इसको रीड करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको पढ़ते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन ए। द कैप्टन ऑफ ए स्टीम वेसल सडनली, अचानक, एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, बिना कोई उसकी गलती के या लापरवाही के उसके पार्ट पर, फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच ए पोजीशन, अपने को ऐसी पोजीशन में पाता है। सही है। कौन है ए इज ए कैप्टन ऑफ स्टीम वेसल लिखा है। स्टीम वेसल की जो स्पीड होती है काफ़ी तेज होती है, ठीक है। स्टीम वेसल पानी का जहाज हो गया जो स्टीम से चल रहा है, और वो अचानक उसकी जो कैप्टन की कोई अपनी गलती नहीं है, कोई उसने लापरवाही नहीं की है, और अचानक वो अपने को ऐसी स्थिति में पाता है। कैसे पाता है कि बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, अपने जो वेसल है उसको रोक पाए, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन टू बोट बी। जो बोट बी है उसको टक्कर मारनी पड़ेगी विद 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जिस बोट में 20-30 लोग बैठे हुए हैं। अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, जब तक कि वो अपने वेसल को कोर्स को चेंज करे। यानी कि एक जहाज चल रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अगर मैंने जहाज को नहीं रोका तो वो एक ऐसी बोट को हिट करेगा जिसमें 20-30 लोग बैठे हुए हैं, तो और मैं रोकने से पहले हिट कर जाएगा। तो या तो मैं चलने दूँ उसको और उसको हिट कर दूँ, या मेरे पास क्या है, मैं रास्ता बदलता हूँ, अगर चेंज करता हूँ तो बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनक्योर द रिस्क डाउनिंग ए बोट सी। कि अगर मैं रास्ता चेंज करता हूँ, ये मान लीजिए शिप जा रहा है ना, और यहाँ पर एक नाव मिल गई, अब इसको हिट करेगा, अगर ये इधर हिट करता है तो इधर एक नाव है, ठीक है। अब एक न एक नाव में हिट होना है, with only 2 passengers on board which he may possibly clear। समझे? यहाँ से बच भी जाए एक बार हो सकता है, लेकिन दो का, एक बोट में 2 लोग बैठे हैं उसका रिस्क है, और एक बोट में 20-30 लोग बैठे हैं उसका रिस्क है। पढ़ा है ना, समझ में आता है वो। तो यहाँ पर दोनों ही इविल हैं। जैसे कि मैंने अनीश के एग्जाम्पल समझाया कि माता पिता एक तरफ हो गए और एक तरफ प्रेयसी हो गई, दोनों ही प्रिय हैं, दोनों को ही खतरा नहीं चाहा क्या कोई भी इंसान, तो वहाँ पर एक सिचुएशन हो गई। यहाँ पर क्या धर्म संकट आ गया, एक तरफ 20 से 30 लोगों की नाव है, एक तरफ 2 की नाव है। तो ऐसी स्थिति में हियर इफ हे अल्टर्स हिज कोर्स, अगर उसने अपना रास्ता बदला विदाउट, ये लाइन काम की है, देखिए आपको एग्जाम्पल में हाईलाइट कर लीजिए इसको, विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी।
बोट सी को उसको रन डाउन करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन तब भी उसने बोट सी की तरफ अपना जहाज मोड़ दिया अंडर कंपल्शन एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर इन बोट। बोट बी को बचाने के लिए गुड फेथ में उसने सी की तरफ अपना जहाज मोड़ दिया, जबकि यहां पर ध्यान रखना विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट, उसकी इंटेंशन वैसी नहीं है। ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस दो ही मे रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग दैट। सही है, तो भले ही उससे जो सी बोट है उसको डूब जाए उसके चक्कर में, तब भी हम ये कहेंगे उसने कोई अपराध नहीं किया। उसको भले ही नॉलेज थी विच ही न्यू लाइकली टू कॉज इफेक्ट, समझे कि अगर उसको पता भी था कि मेरे ऐसे मोड़ने से, तो इसमें क्या समझ में आया आपको? नंबर वन, उसने क्या काम करा, उसने जो ए है उसने अपने जहाज से दो लोगों को नाव में डुबो दिया, और विद द नॉलेज कि उसके ऐसा करने से दो लोग डूब जाएंगे, बट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट एनी, उसकी इंटेंशन उनको डिबोने की नहीं थी, लेकिन उसको ऐसी नॉलेज थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पूरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो यहां पर लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? टू अवॉइड ए ग्रेटर इविल, 20-30 लोगों को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही इलस्ट्रेशंस आपको और मिलेंगे। कौन से मिल सकते हैं आपको? जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर, एक डिलीवरी का केस है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब दोनों में ही से एक को बचा सकता है डॉक्टर, ही इज इन सच ए सिचुएशन। तो वो किसी को मारने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि माँ को बचाऊंगा तो बच्चे की डेथ सर्टेन है, बच्चे को बचाने की कोशिश की तो माँ की डेथ सर्टेन है। तो अगेन ही विल हैव टू टेक ए डिसीजन। तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे कि नो यू आर गिल्टी? नो। तो ये जो सेक्शन है ऐसी सिचुएशंस को डील करता है जहां पर आपकी कोई इंटेंशन किसी को हार्म करने की नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है कि हार्म हो सकता है, फिर भी आप वो कार्य करते हैं। तो आई बिलीव आप समझ में आ जाएगा आपको ये। आप उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एंट्री की नहीं की आप लोगों ने, उसको एक और बनाना पड़ता है ना पहले, कि हम उस सिचुएशन को फील कर लें कि किस सिचुएशन को, तब आपको जाके टेक्निकलिटीज को समझ आएगी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि लॉ क्या कहता है, बेरेट की लैंग्वेज क्या कहती है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, और कितना टेक्निकली आप लोगों ने इसको समझना है भी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ दिस हियर। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी बात अपराध नहीं होगी, मैरिली, केवल, बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। प्लीज हाईलाइट दिस लाइन, डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। देखो क्या बात है यहाँ पर, ये वी हैव रेड सो मैनी इन सो मैनी सेक्शंस, इफ यू आर डूइंग सम एक्ट विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, इट इज पनिशेबल। जब आप किसी कार्य को इस ज्ञान के साथ कर सकते हैं कि इससे हार्म हो सकता है, तो वो दंडनीय माना गया है। जैसे देखिए सेक्शन 100 में कपिल होमिसाइड, इफ यू कॉज डेथ विद द नॉलेज दैट इट इज लाइक टू कॉज डेथ, कपिल होमिसाइड का ऑफेंस बनता है। नॉलेज, इफ यू आर डूइंग समथिंग विद नॉलेज यू विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर दैट। लेकिन यहां पर क्या खास बात आई है, यहां पर यह है, देखिए कि पहली लाइन ही पढ़िए, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी बात अपराध नहीं होगी केवल इस कारण, मेरली बाय रीजन ऑफ दिस, कि इट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। कि यदि आपको केवल इस वजह से कि आपको पता था कि आपके इस कार्य से हार्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो दो लोग की नाव डूबी, जो दो लोगों की डेथ हो गई डूबने से, उनके पेरेंट्स आ गए, उनकी फैमिली के लोग आ गए। आप कह रहे हैं तुम्हें पता था कि इधर गाड़ी मोड़ोगे तो है ना कि ये मर जाएगा, ये मर जाएंगे, फिर भी तुमने जहाज इनकी तरफ मोड़ दिया। बोलो, पता था तुम्हें ना कि हमारे बच्चों की ये जो नाव डूब जाएगी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
जवाब दो, तुम्हें पता था नहीं था, नॉलेज थी नहीं थी? कह रहे हाँ, मुझे ऐसी नॉलेज थी कि अगर मैंने जहाज इस तरफ मोड़ा तो मेरा जहाज इनकी नाव से टकरा सकता है और ये मर सकते हैं। देखा जैसा कह रहा है, इसको नॉलेज थी। तो बुक करो इसको यहां पर। किससे बुक करो आप? ये इसमें बुक कीजिए आप, ये पढ़ लीजिए सेक्शन 100। Whoever causes death by doing an act with the knowledge that he is likely by such act to cause harm। प्रूव हो गया सर, केस पूरा प्रूव हो गया। देखो इसको नॉलेज थी और ये पूरा कि दिस द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये नहीं तो ये पार्ट कौन कहेगा? फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम्स जो डिसीज के हैं, कि ये तो केस कल्पेबल होमिसाइड का है क्योंकि ही हिमसेल्फ इज सेइंग, ये तो कन्फेस कर रहा है कि आई डिड दिस एक्ट विद नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। तो उन पेरेंट्स को हम ये पढ़ाएंगे कि देखो पहली लाइन पढ़ लीजिए न, इसको पढ़ाएंगे आपको इस तरीके से है इस ग्रुप में। नथिंग इज एन ऑफेंस मैरिली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। केवल यदि कोई कार्य नॉलेज के साथ किया गया है, ओनली ऑन दैट बेसिस वह एक्ट, वह कार्य अपराध नहीं हो जाएगा। अब अगली बात क्या, यहां तक बात समझ में आ गई? इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। अगर यह इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, यदि यह कार्य हार्म करने के लिए बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जाए, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई साहब झगड़ा हो जाएगा इस लाइन पर अगर इतनी लाइन पढ़ी तो। क्या इस लाइन का क्या मतलब है जो आपके सामने है? बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, हार्म करने की मेरी इंटेंशन नहीं थी लेकिन मेरी नॉलेज थी, इसलिए बात अपराध नहीं होगी। कह रहे क्यों पगला रहे हो भैया, क्यों पागल बना रहे हो सरकार हमारा? पढ़ो 100 को दोबारा। यहां पर तो लिखा है साफ साफ आपकी इंटेंशन नहीं थी कॉज करने की, डेथ करने की, इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की थी, लेकिन नॉलेज क्लॉज में कोई केस फंसता है सर। यहां कह रहे हो कि विदाउट, कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात? ये आधे थोड़ा ज्ञान से यहां पर हमने टेक्निकली यही समझना है। सेक्शन 100 को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि ढंग से समझ पाए आप लोगों को। सेक्शन 100 ये कहता है whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है कोई कार्य करके, बाय डूइंग एन एक्ट। whoever causes death by doing an act। अब ये 3 सिचुएशन है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या तो उसकी इंटेंशन क्या थी? डेथ करने की थी, या उसकी और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, या उसकी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करने की थी जिससे डेथ होना संभव है, या उसको ऐसी नॉलेज थी कि ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। और क्योंकि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करा गया और तो 3 सिचुएशंस हैं 1 2 3। इन तीनों में से किसी एक सिचुएशन में भी केस फॉल करता है तो उसको कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंडर माना जा सकता है। ये कहेंगे कि उसने कल्पेबल होमिसाइड की। क्या? नंबर 1 वो डेथ कर दे किसी की, नंबर 2 या तो उसकी इंटेंशन डेथ करने की थी, या उसकी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करने की थी जिससे डेथ संभव है, और या फिर उसको ऐसी नॉलेज थी जिससे डेथ संभव है। तो अब ये जो केस हमने पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा जहाज़ वाला, तो मैं पेरेंट्स की तरफ से आता हूँ कि सर यहाँ पे देखिए ये जो कैप्टन ऑफ वेसल है, स्टीम वेसल है, ही शुड बी पनिश्ड फॉर द कल्पेबल होमिसाइड। हाँ जी, कैसे? नंबर 1 सर, मेरा केस कैसे प्रूव होगा? ही कॉजेज डेथ, ही कॉज डेथ, डेथ तो करी है इसने, ये खुद भी मान रहा है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज प्रूव्ड। सेकंड था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। चलिए हम इसकी बात मान लेते हैं कि इसकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, तो हमारा केस पहली क्लॉज में नहीं आ रहा है। इसकी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करने की भी नहीं थी जिससे मृत्यु होना संभव है, हम ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन ये तो खुद ही कह रहा है कि मुझे ऐसी नॉलेज थी, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइक टू कॉज डेथ, तो इसका केस नॉलेज क्लॉज में फंसेगा और इसको कल्पेबल होमिसाइड का आरोपी माना जाना चाहिए। सही है? अब कैप्टन साहब का कहना क्या है कि कैप्टन साहब का कहना यह कि सर अगर हम पढ़ते हैं
19 BNS को पढ़ते हैं या सेक्शन 81 को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि मैरिली ये नथिंग इज एन ऑफेंस मैरिली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि अगर केवल नॉलेज प्रूव हो रही है कि साहब आपको ऐसा ज्ञान था कि इससे कोई हार्म होता है, तो कोई भी बात को अपराध नहीं माना जाएगा इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। तो आप ये देखोगे अगर आप इनको पढ़ोगे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे, है ना। वहां पर 100 में विदाउट इंटेंशन बट विद नॉलेज ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल होमिसाइड बनता है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं पहले लाइन में कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन बट विद नॉलेज ऑफेंस नहीं बनता है। ये बात क्लियर होगी अगर हम इसको 81 को आगे पढ़ेंगे। क्या कि काम कैसे किया गया, नंबर 1 कैसे किया गया, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया गया हो, और दूसरा क्या किया गया हो, ये देख लीजिए, इन गुड फेथ किया गया हो, नंबर 2, एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग एनी अदर हार्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये जो काम किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, कोई दूसरे नुकसान को बचाने के लिए काम किया गया है। तो इसको अगर मैं ऐसा ब्रेक कर दूं आपके सामने, ऐसी कि मैंने किया होता हूँ कि नहीं किया है, इस पे एक्ट इज डन with knowledge that likely to cause, तो नॉलेज के साथ में किया गया है, बट माइनस ये प्लस हो गया, माइनस क्या है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। नंबर 2 गुड फेथ। नंबर 3 टू अवॉइड अदर हार्म। ये 3 बातें इधर होनी चाहिए इसमें। ये काम कैसे किया गया है, विदाउट इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन किया गया था, गुड फेथ में किया गया था, और टू अवॉइड अदर हार्म किया गया था। इन तीनों को ध्यान में रखते मेरी इंटेंशन इन आपके बच्चों को मारने की नहीं थी, मैंने वैसा गुड फेथ में किया और दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया। हाँ, मुझे ऐसी नॉलेज थी कि अगर ऐसा करने से ऐसा हार्म हो सकता है। अब यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन आएगा कि ये जो अदर हार्म है, अब आप क्या हो गए, हार्म नंबर 1 वर्सेस हार्म नंबर 2। टू बी अवॉइडेड, ये था टू बी अवॉइडेड, और यहां पे है रिस्क टेकन। इस हार्म का आपने रिस्क लिया नंबर 1 का, और किसको लिया, हार्म नंबर 2 को अवॉइड करने के लिए। नाउ कोर्ट विल सी वेदर it is justified to take the risk of harm 1 to avoid the risk of harm 2। यहां पर ये ऐसा है या नहीं है। तो हमारे एग्जाम्पल में उसने जो हार्म 2 बचाया था, लाइव्स ऑफ 20-30 लोगों की बचाई थी, 20-30 लोगों की जान बचाने के लिए उसने 2 लोगों की जान का रिस्क लिया। तो ही अवॉइडेड द रिस्क ऑफ अदर हार्म, जो है ये ऑफ ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए लेसर हार्म का रिस्क लिया गया विद द नॉलेज कि आई एम टेकिंग दिस रिस्क। यहां पर तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर उस व्यक्ति को नॉलेज है कि ही इज टेकिंग रिस्क ऑफ हार्म, लेकिन जस्टिफाइंग फैक्टर होने चाहिए विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन इन गुड फेथ टू अवॉइड द हार्म, अदर हार्म। आई बिलीव कि समझ में आ रहा है आपको। हाँ, जल्दी बताइए। सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट
ये तथ्य का प्रश्न होगा इन सच ए केस, ऐसे केस में वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड, जिस हार्म को प्रिवेंट करना है और अवॉइडेड, वॉज ऑफ सच नेचर, इस प्रकृति का था, एंड सो इमिनेंट, और इतना इमिनेंट था, टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। तो ये जो मैंने समझा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन, वैसे तो पढ़ के सुना देता हूँ कि अब ये तथ्य ये देखा जाएगा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि जो हार्म, कौन सा हार्म है, टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड। इसको एक साथ पढ़ी थी, कौन सा ये, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, जैसे कि 20/30 पैसेंजर्स की बोट को बचाना, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, वाज ऑफ सच नेचर, क्या ये इस प्रकृति का था या इतना इमिनेंट था कि ये जस्टिफाई कर दे उस रिस्क को जो आपने लिया, रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट, यानी कि रिस्क ऑफ 2 और 3 पीपल बोट, सही है, और वही विद द नॉलेज। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये कोर्ट देखेगी कि आपने कौन से हार्म को बचाने के लिए, अब मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, दो जो दोस्त थे, है ना, जो वो लोग थे, अब इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। इसमें जो मुनीर भाई साहब हैं, ये हैं कैप्टन ऑफ द वेसल। इन्होंने देखा कि ये मेरी नाव है, ये मेरा जहाज है ना, ठीक, इसके ठीक सामने छोटी सी नाव है और एक छोटी सी नाव ये है, ये थोड़ी बड़ी सी करते हैं, इसमें 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं और इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, ये तो रेस था। लेकिन वो देखा कौन बैठा हुआ है, ओबे ये तो मुन्नी के भैया और पापा हैं, बेटा अगर ये इनको कुछ हो गया तो मुन्नी नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, सीधा इस तरफ बढ़ा दी गाड़ी और इनको डुबो दिया, मुन्नी के गुस्से से बचने के लिए इनको बचा ले, क्योंकि ये लाइकली रिलेटिव होने वाले रिश्तेदार हैं, समझे। अब यहाँ पर केस ट्विस्ट कर जाएगा। इन्होंने फिर वही प्ली लिया कि मैंने तो अदर हार्म को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए उसको डुबोया, ठीक है, बात सारी सही है। नाउ इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि जिस हार्म को बचाने के लिए आपने दूसरा हार्म किया, क्या वो जस्टिफाइड था या नहीं था, जस्टिफाइड कैसे था। अब यहाँ पर फंस जाएंगे कि भले ही तुम्हारे रिलेटिव होने वाले हो, लेकिन 20-30 लोगों को मारा 2 लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा अपना दूसरा इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर इनको 81 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से दिल को घायल करने वाले इलस्ट्रेशन दिए मैंने, कोई भूलेगा नहीं इनको। आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको कैसे पढ़ना है, इसको एक बार एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह से पढ़ना है। मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, और एडिटिंग टीम को भी कहूँगा कि अलग से ये निकाल ले 2 मिनट का वीडियो। आपको ऐसा करना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। एक होते हैं नोट्स, देखो नोट्स को अगर आप रेप्लिकेट करते हो पूरा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक नोट्स आप ऐसे बनाइए जिसमें केवल फॉर्मूला टाइप आपने छोटे छोटे फॉर्मूला बना रखे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल्पेबल होमिसाइड का बना के दिखाता हूँ मैं आपको, मैं, है ना, इक्वल टू डेथ प्लस इंटेंशन डेथ ओब्लिक इंटेंशन बॉडली इंजरी ओब्लिक नॉलेज डेथ, खत्म, खलास, फॉर्मूला बन गया। ये जिन्होंने याद कर रखा है वो समझ जाएगा कि क्या लिखा है ये। अब पूरे पेज पर ही आप देखोगे कि एक पेज पर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी आ गया, एक पेज पर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ गया, और 2 पेजेस पर आपके जनरल एक्सेप्शन। 4-5 पन्नों में पूरी की पूरी आईपीसी का रिवीजन आपका यूँ हो जाएगा।
अगर आपने देख भी लिया ना डेली एक बार को बस चलते फिरते भी, तो आपको आइडिया नहीं कि किस एक्सलेंस पर आप पहुंच जाएंगे। सेकेंडली क्या खास फायदा होगा, ये नोट्स बनाना आसान नहीं होगा। जब आप ऐसा बनाएंगे, फॉर्मूला टाइप बनाएंगे, तो आप 10 बार 10 टाइम्स उसको पढ़ेंगे समझेंगे भी, तभी तो उसको कंसाइज करके फॉर्मूला करेंगे। अगर आपने समझ नहीं रखा है, पढ़ नहीं रखा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं आपसे कंसाइज करके, तो वो भी एक रिवीजन होगा उस तरीके से। तो एक वन सेट ऑफ नोट्स आप इस तरीके से बनाइए, और इसी के साथ साथ वन सेट ऑफ नोट्स आप कैसे बनाएंगे, उसमें आप लिखिए केवल इंग्रेडिएंट्स। कल्पेबल होमिसाइड, ठीक, इसके 1 2 3 4 डेथ मस्ट बी कमिटेड, ये कहाँ काम आ जाएंगे आपको, पॉइंटर्स में काम आ जाएंगे, ये आपको मेंस में काम आएंगे। ये पहला नोट्स काम आएगा आपको क्विक रिवीजन में, डेली उसको माइंड में सेट करने के लिए। और एक थर्ड नोट्स बनाइए आप, उसमें क्या बनाइए, लिस्ट ऑफ केसेस, टॉपिक वाइज, किस टॉपिक पर कौन कौन से आपने केसेस याद करने, क्योंकि एग्जाम में आप केवल केसेस का नाम याद आ गया आपको, फैक्ट्स आपको याद रहते हैं, वहां पे पता कैसे क्या होता है, क्या था उस केस में, क्या था, एक अनीश था, एक व्रत था, बांसुरी थे, वो लड़ रहे थे, मार रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे, गालियां बक रहे थे, क्या था उस केस का नाम याद नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ याद आ जाएंगी। मीन्स में ऐसा होता है। तो अगर हमने सारा ये रट रखा होगा, जो चीज़ भूल सकते हैं हम, तो इस एक थर्ड सेट ऑफ नोट्स आपका होना चाहिए अलग से, ये कि हमें नोट्स इनके 3 सेट्स ऑफ नोट्स आप बनाओ, और फिर देखो अपनी लाइफ में लाइव चमत्कार होते हुए। कर लेंगे आप लोग, ठीक है साहब। तो ये था आपका 81, और इसका जो लास्ट का इलस्ट्रेशन था वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ये रहा बी, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए पुल्स डाउन हाउसेस इन ए ग्रेट फायर, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, ठीक है। पुल्स डाउन हाउसेस, नीचे उनको घरों को गिराता है, यानी 10 टाइप हाउस होंगे, गिरा पा रहा होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी कॉन्फ्लेग्रेशन ऑफ फ्रॉम स्प्रेडिंग, आग को और आगे ना बढ़े, फायर आगे ना बढ़े, उसने बीच में घर को गिरा दिया। ही डज दिस इन गुड फेथ विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। तो घर को गिराना भी अपने आप में एक एक्ट है विच कैन बी पनिश्ड। अगर आइसोलेशन में देखेंगे आप, तो ये मिसचीफ हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये अपने आप में एक अपराध है। और आप गिरा रहे हो तो आपको पता भी है, यू आर डूइंग इट विद द नॉलेज दैट यू आर कॉजिंग डैमेज टू द प्रॉपर्टी, नॉलेज के साथ कर रहे हो आप, लेकिन गुड फेथ विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग ग्रेटर हार्म एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। ये सारे इंग्रेडिएंट आ गए। हेयर इफ इट बी फाउंड, अगर ये पाया जाता है, द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच नेचर, जिस हार्म को बचाया जा रहा है, एंड सो ऑफ सच नेचर नंबर 1, एंड सो इमिनेंट नंबर 2, एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। कि अगर ये पाया जाता है कि जिस नुकसान को बचा रहा था वो इस प्रकृति का था और इतना इमिनेंट था कि उसके कार्य को एक्सक्यूज किया जा सकता है, तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें खास बात क्या है, आप ये देखना, इस इलस्ट्रेशन में आपको जो आपने ओवरलुक कर दी बात, जो ध्यान दो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुड फेथ इन्होंने ले लिया, विद द इंटेंशन दिखा दी, और शब्दों का प्रयोग क्या करा गया है, हार्म प्रिवेंटेड में क्या करा, नेचर भी शब्द ले लिया, ही यूज द वर्ड नेचर, एंड सो इमिनेंट, यही शब्द आपको देखोगे उसमें मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन पे। हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट, है ना। गुड फेथ, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि कीवर्ड्स हैं, अगर आप याद कर लेंगे एग्जैक्ट लैंग्वेज में, तो आपको ये सारे कीवर्ड्स को मेंस में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, एक ही बार में लेते, क्योंकि मेंस में तो आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे।
मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।